एवरीवन, आशा करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो जो कि हिंदी व्याकरण भाग 2 पे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में भाषा के एक सामान्य परिचय पे बात करी थी, उससे आगे हम आज बात करने वाले हैं। उससे पहले आप पहला वीडियो देखें ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ सके। आज की वीडियो में हम भाषा के माध्यम जो है उसमें कठिन माध्यम कौन सा है, सरल माध्यम कौन सा है, साथ ही भाषा का विकास कैसे हुआ है, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ और उस बोली, राजभाषा, राष्ट्रभाषा में अंतर को समझेंगे। इससे पहले आप भाषा के सामान्य से परिचय अपना फर्स्ट वीडियो जरूर देखें। तो आइए चलिए आज हम भाषा के बारे में और जानने का प्रयास करते हैं। आज हम जानेंगे भाषा के माध्यम जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमने पहली वीडियो में देखा था, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक प्रकार क्या होता है, जिसे हम बोलकर प्रकट कर पाए। लिखित माध्यम, जिसे लिख के या पढ़ के प्रकट कर पाए। सांकेतिक, जिसे संकेतों के द्वारा प्रकट कर पाए। आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए यह जानने का प्रयास करेंगे कि भाषा के माध्यम में सबसे सरलतम और सबसे कठिनतम रूप कौन सा होता है। ठीक है, तो जो मौखिक माध्यम होता है, जैसे कि जिसे हम मौखिक माध्यम सबसे सरल माध्यम होता है। सरल क्यों होता है? क्योंकि इसका अर्थ स्पष्ट होता है, यानी सामने हमारे जो भी व्यक्ति है वो जब हम बात कर रहे हैं तो अपनी बात को आसानी से समझ जाता है और हम जो कहना चाह रहे हैं, हमारी जो अभिव्यक्ति है, विचार है, वो उस तक आसानी से पहुंच जाते हैं क्योंकि अर्थ स्पष्ट होता है। तो मौखिक माध्यम सबसे सरल माध्यम होता है। उसे वहीं दूसरी ओर यदि हम लिखित माध्यम की बात करते हैं तो लिखित माध्यम जो है कठिन भी होता है और सरल भी होता है। ऐसा क्यों कि लिखित माध्यम सरल भी हो और कठिन भी? क्योंकि जो मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के द्वारा यदि बात करूं तो जिस भाषा के हम परिचित हैं, यानी जिस भाषा को हम जानते हैं, तो उसका लेख हमारे लिए सरल हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर जिस भाषा को हम नहीं जानते उसका लेख यदि हमारे सामने है तो वो लेख हमारे लिए कठिन हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मुझे हिंदी आता है तो हिंदी का कोई लेख मेरे सामने है तो मैं आसानी से उसे जान जाऊंगी, वो मुझे समझ आ जाएगी कि वो क्या अभिव्यक्ति है, क्या वह मुझे कहना चाह रही है, क्योंकि हिंदी भाषा मुझे आती है। वहीं दूसरी ओर यदि कोई और भाषा, जैसे कि उर्दू भाषा में कोई लेख है, क्योंकि उर्दू मुझे नहीं आती तो वो भाषा मेरे लिए कठिन हो जाएगी। तो इसीलिए लिखित माध्यम जो है, लिखित भाषा जो है, कठिन भी हो सकती है और सरल भी हो सकती है। तीसरा रूप है अपना सांकेतिक। सांकेतिक, जिसे संकेतों के द्वारा प्रकट किया जाता है, तो ये कठिन होती है। अब कठिन क्यों होती है, इस पर हम बात करेंगे। ये कठिन क्यों होती है? क्योंकि इसके संकेत जो है उसके अर्थ निश्चित नहीं होते। संकेतों के अर्थ जो है निश्चित नहीं होते। अब निश्चित क्यों नहीं होते? जैसे कि कोई भी संकेत है, यदि एक वस्तु के लिए ये संकेत किया जा रहा है तो दूसरी वस्तु के लिए दूसरा संकेत किया जाता है। सेम संकेत के अर्थ भिन्न भिन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी जगह ताली बजाई जा रही है और कोई कार्यक्रम चल रहा है तो वहाँ ताली का मतलब है कि वहाँ क्या हो रहा है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ठीक है, वहीं दूसरी ओर यदि ताली बजाई जा रही है, ठीक है, कहाँ, जैसे ताली बजाई जाती है, कोई भी हमें आश्चर्य हो रहा है, कोई बात बता रहा है तो आश्चर्य में ताली बजाई जाती है, तो वहाँ पे अर्थ बदल जाता है क्योंकि वहाँ पे आश्चर्य के लिए ताली बजाई जा रही है। तीसरा हो सकता है कि आपका कोई भी दोस्त है जिसने आपको बोला है कि यार खेलने चलते हैं शाम को, पर जब पापा जान जाएंगे, पापा को नहीं बताना, शाम को जब तुम मेरी खिड़की के पास आओ तो 2 बार ही ताली बजाना और मैं घर के बाहर आ जाऊँगा, फिर हम साथ में खेलने चलते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ताली का अर्थ बिल्कुल ही बदल जाता है। तो इस प्रकार से संकेतों के माध्यम भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो अब आप जान गए होंगे कि सांकेतिक भाषा कठिन क्यों है, क्योंकि इसके अर्थ निश्चित नहीं होते। संकेत सेम हो सकते हैं पर अर्थ भिन्न भिन्न हो जाते हैं। उसी दूसरी ओर, जैसे कि आप मुझे बताएंगे, जैसे कि कोई गाड़ी का हॉर्न है, ठीक है, तो वो सांकेतिक माध्यम है कि मौखिक माध्यम है? क्योंकि आवाज़ तो आ रही है हम तक, लेकिन आप बताइए वो सांकेतिक होगा कि मौखिक होगा? वो सांकेतिक माध्यम होगा। सांकेतिक माध्यम क्यों होगा? जब तक किसी भी अभिव्यक्ति का किसी भी माध्यम यदि अर्थ स्पष्ट नहीं है, क्योंकि मौखिक भाषा है उसका अर्थ स्पष्ट होता है, अर्थ स्पष्ट यदि नहीं है तो वो सांकेतिक माध्यम में आएगा। फॉर एग्जांपल, गाड़ी का हॉर्न हो सकता है या चिड़िया का चहचहाना, जिसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता, तो वो भी इसमें आएगा। ठीक है, दूसरी ओर जैसे ताली बजाना जैसा कुछ, तो आवाज़ हो रही है पर अर्थ स्पष्ट नहीं है, तो ये भी सांकेतिक माध्यम में आएगा। तो आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा कि जो भाषा के माध्यम होते हैं उसमें कठिन कौन सा है, सरल कौन सा है और क्यों है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं हिंदी भाषा के विकास। अभी तक हमने बात करी थी भाषा पे, जो कि सभी भाषाओं के लिए लागू होता है, कोई भी भाषा हो, ठीक है, सबके लिए ये लागू होता है। लेकिन अब हम हिंदी भाषा को हिंदी भाषा से जोड़ते हुए बात करने वाले हैं। तो अब हम हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ इस पे बात करेंगे।
हिंदी भाषा का विकास हम 3 प्रकार से देखेंगे। ऐतिहासिक रूप से हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है, भौगोलिक रूप से और राजनीतिक रूप से। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ऐतिहासिक रूप से हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है। अब आप बताएंगे, क्या संपूर्ण विश्व में हिंदी भाषा बोली जाती है? कि हिंदी भाषा का कहीं ना कहीं से तो विकास हुआ होगा। तो क्या संपूर्ण विश्व में हिंदी बोली जाती है? नहीं। तो विकास कैसे हुआ, ये सोचने की बात है। ठीक है, तो विकास पे हम बात करेंगे। जो हिंदी भाषा का विकास है जो संस्कृत भाषा से हुआ है। संस्कृत क्या है? जिसे जगत जननी भाषा भी कहते हैं। संस्कृत भाषा के प्रारंभ जो जब हुआ था संस्कृत भाषा का, तब इसके 2 रूप थे, 2 रूप सामने आए थे। वो थे एक तो वैदिक और एक था लौकिक। एक रूप कौन सा था? वैदिक, और एक था लौकिक। वैदिक रूप जो वेदों में रचित था, ठीक है, जिसमें उपनिषद पुराणों की भाषा भी कहते हैं। वेदों की भाषा को उपनिषद और पुराणों की भाषा भी कहते हैं, जिसमें वेद लिखे थे। तो ये वैदिक भाषा थी। दूसरी भाषा थी लौकिक, जो कि आम बोलचाल की भाषा थी, लोगों में चल रही थी। यानी जो शुरुआती दौर था उसमें जब संस्कृत भाषा थी, संस्कृत के 2 रूप थे, एक था वैदिक और एक था लौकिक। वैदिक जिसमें वेद उपनिषद पुराण थे, और लौकिक जो आम बोलचाल की भाषा थी, जैसे संस्कृत की परिचय, मतलब जैसा भी हम बोल रहे हैं तो हमारे भाषा से, रहन सहन से हमें पता चल जाता है कि हमारी संस्कृति कैसी रही होगी। तो लौकिक भाषा को संस्कृत का परिचायक भी कहा जाता है। तो वैदिक और लौकिक 2 भाषा का विकास हुआ संस्कृत से। उसके बाद हमने देखा कि संस्कृत भाषा की 2 भाषा का विकास हुआ, वैदिक और लौकिक। ठीक है, उसके बाद देखिए वेद क्या थे? बोलने में कठिन थे, पढ़ने में कठिन होते हैं, इसलिए उसका विकास ज़्यादा नहीं हो सका वैदिक भाषा का। क्यों नहीं हो सका? क्योंकि वो बोलने में भी कठिन थी और लिखने में भी, और हर एक व्यक्ति वेदों को पढ़ नहीं सकता। तो इसलिए भाषा कठिन होने से ये भाषा का विकास आगे नहीं हुआ। परंतु दूसरी ओर जो लौकिक भाषा थी उसका विकास हुआ आगे, जिसमें रामायण और महाभारत लिखी गई लौकिक भाषा में। ठीक है, लौकिक भाषा के बाद लौकिक भाषा से पाली भाषा का विकास हुआ। ठीक है, जिसमें बौद्ध धर्म आया, और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है त्रिपिटक, जिसमें अधिगम पिटक, विनय पिटक और सूत पिटक त्रिपिटक के अंतर्गत आते हैं, ये जो ग्रंथ है वो भी पाली भाषा के अंदर लिखे गए। उसके बाद पाली भाषा आई, और फिर पाली भाषा के बाद प्राकृत भाषा का विकास हुआ। ठीक है, पाली से प्राकृत भाषा का विकास हुआ, और प्राकृत भाषा में जैन धर्म के बौद्ध ग्रंथ आए। ठीक है, कौन सी भाषा में आए? प्राकृत भाषा में। उसके बाद प्राकृत भाषा से अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ। अपभ्रंश भाषा क्या थी? शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप जिसे कहते हैं। ठीक है, अपभ्रंश भाषा होती है जैसे कि कोई भी शब्द है, ठीक है, जैसे लौकिक भाषा से पहले प्राकृत आई, पाली आई, फिर पाली से अपभ्रंश भाषा यानी बिगड़ा हुआ रूप। यानी कोई भी शब्द है, जैसे रामेश्वर एक शुद्ध शब्द है, उसको हम लौकिक भाषा में बोल देते हैं रामेश्वर। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि हमारी क्षेत्रीय बोली के कारण उसमें थोड़ा सा बदलाव आ जाता है बोली के अंदर। किसी भी नाम को हम बिगाड़ के बोल देते हैं छोटी आम चोल की भाषा में। तो वही जैसे क्षेत्रीय भाषा के कारण या अज्ञानता होती है, शब्दों का शुद्ध ज्ञान यदि व्यक्तियों को नहीं होता है, या अस्पष्टता यानी अच्छे से उनको पढ़ा लिखा नहीं होता है, तो वो शब्दों को एक बिगड़ा हुआ रूप देते हैं, और वही फिर आम बोलचाल में आ जाता है। तो उसी से विकास हुआ था अपभ्रंश भाषा का। तो जैसे कि उदाहरण पे हमने बात करी, सामेश्वर को रामेश्वर बोला जाता है। फिर अपभ्रंश का एक प्रकार है शोरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, शोरसेनी अपभ्रंश आया, और शोरसेनी अपभ्रंश भाषा से हिंदी भाषा का विकास हुआ। शोरसेनी अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ। अब आप लोग समझ गए होंगे कि हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ। सबसे पहले संस्कृत भाषा आई। संस्कृत के 2 रूप थे, वैदिक और लौकिक। लौकिक भाषा से पाली भाषा का विकास हुआ, पाली से प्राकृत भाषा का, प्राकृत से अपभ्रंश भाषा का। अपभ्रंश का एक प्रकार है शोरसेनी अपभ्रंश, जिससे हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो आप लोग ऐतिहासिक रूप से हिंदी की भाषा का विकास समझ गए होंगे। वैदिक भाषा आगे क्यों नहीं बढ़ पाई? क्योंकि ये पढ़ने में और लिखने में कठिन थी, अतः आगे इसका विकास नहीं हो पाया। अब हम बात करेंगे भौगोलिक दृष्टि से हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ है। देखिए, भौगोलिक दृष्टि से, यदि भूगोल की दृष्टि से हम देखें तो जो मध्य भारत है उसी में हिंदी भाषा का विकास ज़्यादा हुआ है, जहाँ पे हिंदी ज़्यादातर बोली जाती है, जिसमें गंगा यमुना का मैदानी भाग भी कहते हैं, जिसमें आ जाते हैं हमारे, आपको ये मैप दिख रहा होगा अच्छे से, जिसमें हम देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश ऊपर, फिर दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन जगह हिंदी भाषा का विकास हुआ है। साथ ही अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ भी हिंदी भाषा का विकास हुआ है। ठीक है, तो इतने ये मध्य भारत के जो भी राज्य हैं वहाँ पे हिंदी भाषा का ज़्यादा विकास हुआ है। अतः भौगोलिक विकास इसका क्या है? इतने राज्य में इसका भौगोलिक विकास हुआ है। जो राज्य कौन कौन से एक बार फिर से देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा,
उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब हम आगे बात करते हैं राजनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक हो या संवैधानिक एक ही बात है, ठीक है। राजनीतिक दृष्टि से हिंदी भाषा का विकास और संवैधानिक दृष्टि से भाषा का विकास, जैसे कि हमने पहले वीडियो में भी इस पे बात करी थी। अनुसूची 8 में हिंदी भाषा को स्थान दिया गया है। ये आप लोगों को पता है कि भारत का जो संविधान है उसके 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा को स्थान दिया गया है और 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जिसमें से एक भाषा क्या है, हमारी हिंदी भाषा, ठीक है। उसके साथ संविधान के भाग 17 में, भाग कौन सा 17 में राजभाषा घोषित किया गया। अब राजभाषा आप जानते हैं, राजभाषा क्या होती है। राजभाषा यानी जो शासन प्रशासन की भाषा होती है, जो राज कार्य में काम में ली जाती है, तो उसका वर्णन है भाग 17 में। कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 343 से 351 वाले अनुच्छेद में। तो राजनीतिक दृष्टि से हिंदी भाषा का विकास क्या है, अनुसूची 8 में हिंदी भाषा को स्थान है, जिसमें 22 भाषा को मान्यता है और उन्हीं 22 भाषाओं में से एक भाषा हिंदी है, ठीक है। और संविधान का जो भाग 17 है उसमें राजभाषा का दर्जा दिया गया है, यानी शासन प्रशासन की भाषा में हिंदी भाषा को काम में लिया जा सकता है, ऐसा क्या, कौन से अनुच्छेद में, भाग 17 में, जो कि 343 से 351 तक है। अब यहाँ पे राजभाषा एक शब्द आया, ऐसा ही एक शब्द होता है राष्ट्रभाषा, ठीक है। दूसरा भाषा होता है, बोली होती है, और एक होता है मातृभाषा। तो आप लोगों को इनमें अंतर पता होना चाहिए, तो इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। परिभाषिक अंतर हम इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले होती है बोली। बोली क्या होता है, जिसका क्षेत्रीय विस्तार कम होता है, और भाषा जिसका क्षेत्रीय विस्तार व्यापक होता है। जैसे कोई भी क्षेत्रीय विस्तार यानी छोटा सा है, ठीक है। बोली का जो है क्षेत्रीय विस्तार बहुत छोटा सा होता है, तो वह है बोली। यदि उसी का क्षेत्रीय विस्तार बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो वह भाषा का रूप ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करना चाहें तो जो जयपुर और दौसा है उस क्षेत्र में ढूंढाड़ी बोली जा रही है। अलवर, भरतपुर, करौली में मेवाती बोली जा रही है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में हाड़ौती बोली जा रही है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ी बोली जा रही है। वहीं डूंगरपुर में, जो डूंगरपुर है उधर वागड़ी बोली जाती है। तो इनमें अंतर है कि ये छोटे छोटे सीमित क्षेत्र में बोली जा रही है, ठीक है। तो यदि छोटे सीमित क्षेत्र में बोली जाती है तो वो बोली कहलाती है। यदि क्षेत्रीय विस्तार व्यापक है तो वो भाषा हो जाता है। जैसे पूरे राजस्थान में राजस्थानी एक भाषा बन गई, उसी प्रकार से पूरे, जैसे हिंदी एक भाषा है क्योंकि वो एक व्यापक क्षेत्र पे बोली जा रही है, वैसे बंगाली एक भाषा है, वो भी बड़े क्षेत्र पे बोली जा रही है। छोटे छोटे क्षेत्र में यदि बोली जा रही है तो वो बोली कहलाती है। दोनों विचार अभिव्यक्ति के माध्यम है, ये तो सबको पता है कि दोनों ही विचार और अभिव्यक्ति के माध्यम है। अंतर क्या है, बोली का विस्तार कम होता है, छोटे क्षेत्र पे बोली जाती है, और भाषा जो है बड़े क्षेत्र पे बोली जाती है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे मातृभाषा क्या है। अब मातृभाषा जो हम माता के मुख से सीखते हैं, माता का मुख से या अपने घर परिवार से या अपने समाज से जो भी भाषा हम सीख रहे हैं वो हमारी मातृभाषा है, जिसे हम बालक की फर्स्ट लैंग्वेज भी बोलते हैं, पहली भाषा जिसे बोलते हैं, ठीक है। विचार और अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम होता है, क्योंकि बच्चे को ये सबसे सरल माध्यम लगता है, क्योंकि सबसे पहले उसने यही भाषा सीखी है, इसी में बात करने में वो आरामदायक महसूस करता है, तो ये सबसे सशक्त माध्यम होता है। आगे राजभाषा। राजभाषा होती है शासन प्रशासन की भाषा, यानी जो भी राजकार्य होते हैं, ठीक है, उसमें भाषा ये काम में ली जाती है राजभाषा। जैसे कोई भी अदालती काम हो रहा है, अदालत का कार्यालय में काम हो रहे हैं, कोई भी शासन में काम हो रहा है या प्रशासन में काम किया जा रहा है, तो वो जो भी नोटिस निकलते हैं वहाँ के, वो सब हिंदी भाषा में निकलते हैं। तो इस प्रकार से राजभाषा जिसमें शासन प्रशासन में काम में लिया जा रहा है, वह भाषा क्या कहलाती है, राजभाषा, जो कि कौन सी भाषा है, हिंदी भाषा। संविधान के भाग 17 में 343 से 351 तक हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। आगे हम बात करेंगे राष्ट्रभाषा, जो कि देश के अधिकांश क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा। हर क्षेत्र में, मतलब ज़्यादातर क्षेत्र में, भारत इतना बड़ा देश है जिसमें लगभग बड़े क्षेत्र पे बोली जाती है। एग्जाम्पल पे यदि हम बात करें तो जैसे कहीं भी हम घूमने जा रहे हैं, हमें कोई जगह घूमना जाना है जहाँ की लैंग्वेज हमें नहीं आती, वहाँ कोई बोली जाती है जो हमें नहीं आती, पर हमें हिंदी आती है, तो वहाँ के लोग भी ऐसे होते हैं, चाहे उनकी क्षेत्रीय भाषा कोई भी हो, क्षेत्रीय बोली कोई भी हो, लेकिन उन्हें हिंदी भाषा आती ही है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ लगभग सभी राज्यों में हिंदी तो बोली ही जाती है। तो हम उनसे अभिव्यक्ति, अपने विचार प्रकट करने के लिए, उनके विचारों को जानने के लिए हम हिंदी भाषा का उपयोग कर सकते हैं। तो इसीलिए इसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है, यानी राष्ट्र मतलब देश, पूरे देश की भाषा, ठीक है।
तो इस प्रकार से आज की वीडियो में आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। भाषा के प्रकार क्या है, सबसे कठिन सरल माध्यम कौन सा है और क्यों है, हिंदी भाषा का विकास ऐतिहासिक रूप से, भौगोलिक रूप से और राजनीतिक रूप से किस प्रकार से हुआ है, बोली भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है, ठीक है। और ऐतिहासिक रूप से संस्कृत भाषा से जैसे वैदिक और लौकिक आई, फिर लौकिक से पाली भाषा से प्राकृत, तो प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से एक प्रकार है शोरसेनी अपभ्रंश, और जिससे हिंदी भाषा का विकास हुआ है। अंततः आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो बड़ी ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।